प्यारे बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं का जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। और इस वीडियो में हम जो कक्षा 10 विज्ञान का जो नया सिलेबस है जो हमें इस साल पढ़ना है वो कैसा होगा, उसमें कितने अध्याय होंगे, उन अध्यायों का नाम क्या है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम सब इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में लास्ट में मैं आपको एक अच्छी खबर भी, एक अच्छी बात भी बताने जाऊंगा जो आपके बहुत काम की होगी। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए और समझिए कि विज्ञान के सिलेबस में हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है। ये जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड, जिसे हम आरबीएसई भी कहते हैं, ये सीबीएसई यानी जो केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें भी समान रूप से चलता है। यानी ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, बुक्स हैं जो अब राजस्थान में भी लागू हो चुकी हैं। यानी देश के अधिकांश राज्यों में अलग अलग स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्कूलों में ये बुक्स चलती है, सिलेबस चलता है। तो ये एक अच्छी खबर है राजस्थान के बच्चों के लिए भी कि वो 10वीं क्लास में ऐसा सिलेबस पढ़ेंगे जो देश भर में समान रूप से पढ़ाया जाता है। और आने वाले कंपटीशन एग्जाम अगर वो भविष्य में उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न आते हैं वो इसी एनसीईआरटी के सिलेबस से आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10। हम यहाँ कक्षा 10 का नया सिलेबस जो विज्ञान का है वो हम यहाँ जानने जा रहे हैं। मैंने सभी अध्यायों के नाम एक साथ बोर्ड पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि ये वीडियो छोटी बने, लिखने का समय इस वीडियो में ना लगे और आप कम समय में ही इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझ जाए। हम आपके सामने एक पुराना सिलेबस जैसे यहाँ पेश कर रहे हैं और नया सिलेबस यहाँ पेश कर रहे हैं। जो पिछले 4 सालों से किताबें जो पढ़ाई जा रही थी राजस्थान के अंदर, वो इस तरह से पूरा सिलेबस था, कुल 20 अध्याय होते थे। और जो नया सिलेबस उसमें कुल 16 अध्याय हैं, 16 चैप्टर हैं। तो आइए जानते हैं कि अध्याय के बारे में कि हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। इससे हम अध्याय नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 1 का जो नाम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उनका सामान्य से परिचय, रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास जो दैनिक जीवन में होती है उनके बारे में थोड़ा सा परिचय, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का तरीका यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, उन सब की परिभाषाएं, उनके उदाहरण और दैनिक जीवन में इनके आसपास होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे। अध्याय दूसरा हम लेते हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर अध्याय के नाम से पता चल रहा है अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकी विशेषता पढ़ेंगे, इनकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, इनके बारे में जो सूचना देते सूचक जिसे इंडिकेटर्स कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दैनिक जीवन में जो काम आने वाले मुख्य लवण है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अध्याय के बीच में पीएच स्केल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है, पीएच स्केल के बारे में भी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा दूसरा अध्याय हो गया। तीसरा अध्याय जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस अध्याय के अंदर धातु और अधातु दोनों के ही भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनकी रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं, ये विभिन्न पदार्थों से किस प्रकार से रासायनिक क्रिया करते हैं, ये आपस में किस प्रकार से क्रिया करते हैं, साथ साथ ये किस प्रकार से बंध बनाते हैं, रासायनिक बंध, जिसे मुख्य रूप से आयनिक बंध हम पढ़ेंगे। फिर आयनिक यौगिकों की कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे। साथ साथ धातुओं के अंदर जो संक्षारण होता है उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो ये इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन इट्स कंपाउंड। इस अध्याय में कार्बन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की विशेषता, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन परमाणु किस प्रकार से बंध बनाता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। उसके बाद कार्बन परमाणु खास तौर से जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है उनके बारे में हम, उनकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में हम जानेंगे, उनके नाम किस प्रकार से हम रासायनिक नियमों के तहत लिखते हैं, रासायनिक नियमों का उपयोग करके उनके यौगिकों के हम नाम किस तरह से लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो ये अध्याय में हम पढ़ेंगे। बीच में कार्बन के अपरूप भी एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसको भी हम इस अध्याय में ले लेंगे। अगला अध्याय, अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें मुख्य रूप से तो आवर्त सारणी पढ़ेंगे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बनने से पहले भी बहुत सारी आवर्त सारणियां दी गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जैसे डोबेरान के ट्रिक और मेंडलीफ की और न्यूलैंड का स्टक नियम वगैरह बीच में ही आ जाएगा, और विस्तार से तो हम आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त नियम जो हेनरी मोज़ले के नियम पर आधारित है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर तत्व आवर्त सारणी के अंदर किस प्रकार गुणों के अंदर रिपीटेशन होता है, पीरियोडिसिटी होती है, आवर्तिता होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5वां चैप्टर आवर्त सारणी के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी अंदर। तो ये 5 चैप्टर इस प्रकार से हो गए। अगर मैं 5वें चैप्टर की बात करता हूं तो ये 5वां चैप्टर विज्ञान की जो शाखा है, जिसको हम रसायन विज्ञान भी कहते हैं, केमिस्ट्री भी कहते हैं, उन ये पांचों अध्याय इस रसायन विज्ञान की शाखा के हैं। ये रसायन विज्ञान, इसको हम केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि विज्ञान को हम मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांट सकते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें से ये रसायन विज्ञान के ये अध्याय हैं। हालांकि किताब तो हमारे पास एक ही है, लेकिन ये हम अपनी आसानी के लिए वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर अध्याय 6 की हम बात करते हैं। अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो रहा है। जीव विज्ञान का पहला जो अध्याय है वो जैव प्रक्रम, अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पोषण के बारे में, सपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, यानी पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में मनुष्य के पोषण के बारे में, यानी पाचन तंत्र की पूरी उसकी संरचना, उसकी क्रियाविधि। इसी प्रकार मनुष्य के और भी जो तंत्र हैं, मानव तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये भी हम पढ़ेंगे। साथ से साथ पादपों के अंदर भी परिवहन होता है, यानी जल या खनिज लवण या बना भोजन किस प्रकार से पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, स्थानांतरण या पानी का निकलना, वाष्पोत्सर्जन, ये सब भी हम इस अध्याय में डिटेल से पढ़ेंगे। 7वां, यानी ये थोड़ा अध्याय बड़ा होगा। 7वां अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस अध्याय में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क के साथ जो मेरुरज्जु जुड़ी हुई होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ पादपों के अंदर से भी किस प्रकार से समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और विभिन्न पादपों के अंदर गतियां होती हैं, यानी वो बढ़ते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के लास्ट में, इस अध्याय के अंत में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के अंदर भी मानव हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी हम इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 8 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये इंटरेस्टिंग अध्याय है। इसमें हम जीव, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, फिर अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां, एकल जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें किस प्रकार से जनन होता है, फिर बड़े जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, फिर पादपों के अंदर पुष्पी पादप में किस प्रकार से जनन होता है, साथ ही साथ फिर मनुष्य के अंदर भी किस प्रकार से जनन होता है। और मनुष्य में जनन में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों का ही हम विस्तार से इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस अध्याय में हम आनुवांशिकता क्या होती है, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और आनुवांशिकता के बारे में किस वैज्ञानिक ने हमें बताया, यानी मुख्य रूप से मेंडल के जीवन के बारे में जानेंगे, मेंडल के प्रयोगों के बारे में जानेंगे, मेंडल के प्रयोगों का आज के दौर में क्या महत्व है, और इस प्रकार हम आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। साथ इस दूसरा जो हिस्सा इस अध्याय का है जैव विकास, उसमें हम जानेंगे कि जीवों का क्रमशः विकास किस प्रकार से हुआ, क्रम से विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे समजातीय अंग, समवर्ती अंग, इन अंगों के बारे में हम जानेंगे। विभिन्न जीवों के हम यहाँ पर तुलना करेंगे, बीच में जाति उद्भव, यानी किस प्रकार से नई जाति बनती है जीवों की, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बीच में चार्ल्स डार्विन का यहाँ थोड़ा बहुत जीवन परिचय और इसके थोड़ा हल्का सा सिद्धांत भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 9 के बाद हम अध्याय 10, उससे पहले हम देख लेते हैं अध्याय 6, 7, 8 और 9। ये जो विज्ञान की शाखा है,
ये जीव विज्ञान की शाखा से ये अध्याय होते हैं, जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं, बायोलॉजी। जी, ये यहां तक, ये बायोलॉजी यहां तक हो चुकी है। अब अगले चैप्टर जो शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी इसमें हम परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम, परावर्तन दर्पण से किस प्रकार से होता है, गोलीय दर्पण जिसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनकी पूरी विशेषता, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फिर इस पार्ट के अंदर आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी सूत्र भी हम पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। साथ साथ जो परावर्तन के बाद जो अपवर्तन है, वही अपवर्तन के अंदर भी अपवर्तन की परिभाषा, उसके नियम। अपवर्तन लेंस के द्वारा होता है, तो गोलीय लेंस, अभिसारी, अपसारी या उत्तल या अपतल लेंस, इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये पूरे अध्याय में से हमें आंकिक प्रश्न की खास तौर से तैयारी करनी होगी। अगला अध्याय मानव नेत्र, वैसे इसको बायोलॉजी में लिया जा सकता है क्योंकि ये मनुष्य के बारे में, जीवों के बारे में है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इस अध्याय का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अध्याय नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें हम नाम से पता चल रहा है मानव नेत्र, मनुष्य की जो आंख है उसकी संरचना के बारे में, किस प्रकार से वो चीजों को देखती है, उसके एक एक अंगों के काम आंख के अंदर भीतर, जैसे परितारिका या पुतली या पक्षमाभी पेशियां वगैरह, या अंदर हम बात करते हैं लेंस की, ये किस प्रकार से हमें चीजों को दृश्यमान बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये अध्याय होगा। और साथ ही साथ हम मानव नेत्र में जो दोष होते हैं, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इनके बारे में हम जानेंगे। उनका निवारण, यानी इसका किस प्रकार से इलाज किया जाता है, आम भाषा में जैसे चश्मे हम पहन कर इलाज करवाते हैं। साथ ही साथ अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे सूरज उगते हुए, डूबते हुए हमें लाल रंग का दिखाई देता है, आसमान का रंग ज्यादातर नीला दिखाई देता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इन सब घटनाओं के पीछे हम कारण जानेंगे, उन घटनाओं का हम परावर्तन अपवर्तन के अनुसार इनका अध्ययन करेंगे। तो ये 11वां अध्याय हो गया। अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, नाम से पता चल रहा है विद्युत, हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न परिभाषाएं विद्युत से संबंधित। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हमारे घरों के अंदर जो तार बिछे हुए होते हैं, उन तारों का जॉइंट किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण, वो किस प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम एक विशेष नियम है ओम का नियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर प्रतिरोध जोड़ा जाता है, 2 क्रम में, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी विभिन्न परिभाषाएं भी आएंगी। साथ ही साथ इसमें भी आंकिक प्रश्न भी हमें विशेष रूप से तैयार करना होगा। जिस प्रकार से हमने अध्याय 10 में किया था, वैसे ही हम अध्याय 12 के अंदर भी आंकिक प्रश्न, यानी कुछ सूत्र होंगे जिनकी सहायता से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ये हो गया विद्युत। अगला जो चैप्टर है, अगला अध्याय है अध्याय 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब इस अध्याय में क्या जानेंगे, देखो बहुत ही ये हमारे दैनिक जीवन के उपयोगी अध्याय है। इसके अंदर हम जैसे जनरेटर की कार्यविधि समझेंगे, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम जानेंगे। तो ये अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे बड़ा प्रश्न भी आता है, उसके अंदर हम डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला अध्याय है ऊर्जा के स्रोत। उससे पहले हम ये इन क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इन अध्याय को मैं, मानव नेत्र को वैसे बायोलॉजी को आना चाहिए, लेकिन मैं क्रम के हिसाब से इनको फिजिक्स में मान लेता हूं। तो अध्याय 14 भी, अध्याय 14 के बारे में जानेंगे। ये सारे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। ऊर्जा के स्रोत, अगला अध्याय जो अध्याय 14 है वो ऊर्जा के स्रोत। इसके अंदर हम क्या जानेंगे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत, परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह, और इनके उपयोग के बारे में, ये पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ ये किस प्रकार से बने हैं, और ऊर्जा के अलग अलग स्रोत जैसे
सागरी ऊर्जा की हम बात करते हैं, महासागरी ऊर्जा की बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं, यानी ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और मानव जीवन के लिए वो ऊर्जा का रूप किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। खास तौर से जैसे विद्युत किस प्रकार से बनाई जाती है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जल विद्युत संयंत्र के बारे के अंदर। तो ये अध्याय 14 को भी हम भौतिक विज्ञान में ले लेते हैं, तो अध्याय 10 से लेकर 14 तक हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। अध्याय 15-16 ये वापस हम बायोलॉजी के अंदर ले सकते हैं। वैसे एनवायरमेंटल साइंस में आता है, ये पर्यावरण विज्ञान में आता है, लेकिन वैसे बायोलॉजी में लिया जा सकता है। हमारा पर्यावरण, अध्याय नंबर 15 का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल यानी पारितंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के अंदर और भी जो जैसे ओजोन परत है, ओजोन परत क्या महत्वपूर्ण योगदान देती है, हमें किस प्रकार से वो खतरों से बचाती है, सूर्य की हानिकारक ऊर्जा से बचाती है, और इसका क्षयन या इसका क्षरण डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये किस प्रकार से हो रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अध्याय 15 के अंदर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 16 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। पहले इस अध्याय का नाम था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, बाद में ये विशेष शब्द जोड़ा गया है संपोषित, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इस अध्याय के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका किस सही तरीके से उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो हम जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न थोड़े प्रकारों के बारे में, फिर वन्य जीव के बारे में, वन के बारे में, इनकी उपयोगिता के बारे में, जल के बारे में, जल संग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में या बांध के बारे में, और साथ बीच में स्टेक होल्डर भी एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन में हम ये पढ़ेंगे। संपोषित प्रबंधन की परिभाषा भी हम डिटेल से इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय भी अगर हम शामिल करना चाहें तो ये बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देख लिया कुल 16 अध्याय इस वर्ष हमें कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर पूरे रूप से लिख दिए हैं, और कोशिश की है इन अध्यायों के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। हर अध्याय की शुरुआत में हम यहाँ पर आपके सामने एक पेज भी किताब का पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा हमने डिटेल से ले लिया है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी खबर, एक अच्छी काम की आपकी बात बताऊंगा, वो ये है कि प्यारे बच्चों, ये सारा सिलेबस हम इस YouTube चैनल जिसका नाम है मार्बल्स लर्निंग, उसमें एक एक अध्याय को हम आसान तरीके से, देखो विज्ञान बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होती है अगर उसको समझ लिया जाए। तो इसीलिए हम YouTube पर हिंदी माध्यम बच्चों के लिए, विशेष रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियोस बनाने जा रहे हैं। पूरे अध्यायों की वीडियोस हम इस चैनल पे आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है विज्ञान को सीखने, समझने का। और यकीन मानिए अगर आपने इन वीडियो को देखा और थोड़ा समझने में भी उपयोग में लिया तो आप कहेंगे कि विज्ञान वास्तव में बहुत रुचिकर विषय, इंटरेस्टिंग विषय है, आसान विषय, सरल विषय है, और विज्ञान में नंबर लाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए अच्छी खबर है, हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। जल्दी आप क्रम से वीडियोस हमारे चैनल पर देखते जाएंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी थी, क्योंकि स्कूलें अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमने ये YouTube पर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया है। आप हमारा सहयोग कीजिए और इस वीडियो को जो बच्चे इस साल 10वीं क्लास में आए हैं, क्योंकि पिछले साल भी उनकी अच्छी से तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकी, तो हो सकता है वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हो, तो ये सब हम आपकी घर बैठे तैयारी के लिए, पढ़ाई में अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए बना रहे हैं। इसका आप उपयोग कीजिए, इस चैनल को आप लोगों तक भी बताइए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, या आपके अपने रिएक्शन, आपको जो समस्याएं आई वो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें दे सकते हैं, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यही था इस वीडियो में प्यारे बच्चों, धन्यवाद।